फिर वो इतना ही पूरा था क्या? अभी दोबारा देख लेते हैं। ब्लैक करें ना स्क्रीन आपके? यस सर, कोशिश कर। चलो देखो आप, हम कल डायग्राम बना रहे थे हदे का, ये बात थी ना भाई? तो इसकी क्या जाने हाँ जी। समस्या रहती है। चलो तो हदे का डायग्राम में एक बार आपके सामने दोबारा से बना देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटा मुझे पता नहीं, बेटा वहां बाहर जाके बात करो आप, क्या मत करो। यहाँ पर नलियां दूसरे कलर से बनाए थे क्या मैंने कल, या वही कलर रख रखा था? कोशिश वो कलर से उसी बना कलर से देंगे। बनाए थे सर। अच्छा अच्छा, तो ये नली मैंने नीचे रख दी होगी कल, ये तो नीचे थी नली है ना, और दूसरी वाली थी ऊपर। पहले इसको ये बनाता दूसरी हूँ वाली थी। ये दो भाई। इनकी दीवार कैसी होती है? अपेक्षाकृत मोटी। मोटी रहती है। हाँ जी, अब मैं नाम भी लिखता हुआ चलूंगा और हदे की जो संरचना है उसकी विशेषताएं भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखो ये जो है संरचना, ये हदे की अनुप्रस्थ काट का चित्र, यानी कि हदे को काटा गया तब आपको अंदर के कोष्ठ दिखाई देंगे, ऐसे थोड़ी ना कोष्ठ आपको दिखाई देंगे। तो सुनिए अब ध्यान से, देखो हमारा हदे ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े में या फुफ्फुस में पंप करता है। तो हदे ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दोनों को अलग अलग रखने के लिए 4 कोष्ठों में बटा रहता है। ऊपर के दोनों कोष्ठों को कहा जाता है आलिंद। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि दाएं हाथ की ओर क्या बताना है, बायां। तो ये तो हो गया आपका बायां बायां आलिंद, आलिंद, और ये हो गया आपका दायां आलिंद। दायां आलिंद। और नीचे वाले दोनों कोष्ठों को क्या कहा जाता, नीले कहा जाता। तो ये हो गया आपका बायां नीले, और ये हो गया दायां नीले। फिर आगे हमने कहा था कि दोनों जो आलिंद है उनके बीच में एक पेशीय पट्ट पाया जाता है, और उस पेशीय पट्ट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतर आलिंद, अंतर आलिंद पट्ट। ठीक इसी प्रकार से दोनों जो नीले हैं उनके बीच में भी एक पेशीय पट्ट पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, अंतर नीले पट्ट। क्या बोला जाता, अंतर नीले पट्ट। फिर आगे हमने बात की थी कि आलिंद और नीले हैं उनके बीच में भी पेशीय पट्ट पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक तरफ का आलिंद जो होता है अपनी तरफ के नीले से एक छिद्र के द्वारा संबंधित रहता है, और इस छिद्र के अंदर भी क्या होते हैं, कपाटिया वाल्व पाए जाते हैं। और इस कपाटिया वाल्व को क्या बोला था हमने, आलिंद नीले
कपाट या वाल्व भी आप कह सकते हैं। तो ये आलिंद नीले कपाट जो होते हैं ये आलिंद से हमेशा नीले की ओर खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? आलिंद से हमेशा नीले की ओर खुलते हैं। तो ये आलिंदों से नीले में रक्त को आने देते हैं, लेकिन नीले से वापस आलिंद में रक्त नहीं जाने देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात आप और याद रखना यहाँ पर कि नीलियों की जो दीवार होती है वो आलिंदों की अपेक्षा मोटी होती है, क्योंकि आलिंद केवल नीले में रक्त पंप करते हैं, जबकि नीले फेफड़ों में या शरीर के अंदर रक्त पंप करने का कार्य करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब इसमें 4 नलियां आपको दिखाई दे रही है, इसको भी आप देख लीजिए। वैसे देखो ये जो नली है इसका नाम कल मैंने आपको बताया होगा, क्या नाम है इनका? बोलो भाई। महाशिरा। महाशिरा। शिरा। शिरा। ठीक है। और इसका नाम क्या बताया? महाधमनी। महाधमनी। धमनी। महाधमनी। देखो मैं आपको बता दूं ये महाशिरा भी 2 नलियों में बटी हुई रहती है। एक नली ऊपर से आती है शरीर, क्योंकि हमारा जो हृदय कहाँ है? वक्ष गुहा में है। तो एक नली तो सिर की तरफ से आती है और एक नली जो वक्ष गुहा का नीचे का हिस्सा उदर गुहा वहां से आती है। तो दोनों महाशिराएं आपस में जुड़ करके एक संयुक्त महाशिरा बनाती है, फिर ये आकर के खुलती है। ऐसे महाधमनी में कितने भागों में बटी होती है? 2 भागों में बटी होती है। एक ऊपर चली जाती है और एक नीचे की ओर चली जाती है ना। इसका नाम क्या बताया हमने कल? बोलो। फुफ्फुसीय शिरा। धमनी। शिरा। और इसका नाम क्या बताया? फुफ्फुसीय धमनी। धमनी। ठीक है भाई, ये नलियों के नाम भी हो गए आपके सामने। अब देखो हम एक काम कर लेते हैं छोटा सा, कि इधर से मान लीजिए आपके शरीर है। क्या है? शरीर। शरीर पूरा शरीर मान लो, शरीर की कोशिकाएं मान लो, है ना। और इधर मान लीजिए आपके हैं इधर आपके क्या है? फेफड़े हैं। क्या है? फेफड़े। ठीक है। तो संरचना तो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको अब हृदय की जो कार्य प्रणाली है या रक्त परिसंचरण की जो कार्य प्रणाली है, जिसमें रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियां तीनों सम्मिलित रूप से मिलकर के कार्य करेगी, वो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अब, है ना। तो सुनना भाई ध्यान से। हमारा जो हृदय होता है वो शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों में भेजता है। तो इसके लिए हमारे जो फेफड़े के जो कोष्ठ है, यानी कि आलिंद और नीले, इनमें क्रमिक रूप से प्रकुंचन और अनुशीतलन की क्रिया होती है। अनुशीतलन। अनुशीतलन की जगह आप केवल शीतलन भी याद रख सकते हैं। शीतलन। ठीक है भाई। प्रकुंचन का मतलब है कि हृदय के जो कोष्ठ है, चाहे आलिंद हो चाहे नीले हो, उनका सिकुड़ना। और अनुशीतलन या शीतलन का मतलब है इन कोष्ठों का ढीला हो जाना या फिर फैल जाना। प्रकुंचन का मतलब तो क्या है यहां पर? सिकुड़ना। और अनुशीतलन या शीतलन का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं फेफड़ों से, क्योंकि हमारा जो हृदय चक्र चलता है वो कहां से चलता है भाई? फेफड़ों से चलता है। कहां से स्टार्ट होता है? फेफड़ों से। ये लो, ले लिया भाई। हाँ सुनो अब।
देखो भाई, यहां फेफड़ों के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। तो इस जाल से ये फुफ्फुसीय सिरा रक्त को लेकर के आती है। किसको लेकर के आती है, रक्त को लेकर के आती है। कौन लेकर के आ रहा है, फुफ्फुसीय सिरा। ऐसे ये क्या कर रही है, रक्त को लेकर के आएगी। तो सुनो भाई, फेफड़ों के पास में जब रुधिर केशिकाओं में रक्त भरा हुआ है तो यहां होता क्या है, इस रक्त में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इस फेफड़ों के अंदर छोड़ दी जाती है और यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है। तो यहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त ये फुफ्फुसीय सिरा कहां ला करके डालेगी भाई, बायां आलिंद है इसमें ला करके डाल देगी। जब फेफड़ों से रक्त इस बाएं आलिंद में आएगा तो धीरे धीरे ये जो बायां आलिंद है ये क्या होगा, फैलता जाएगा। यानी कि ये कौन सी अवस्था में रहेगा, अनुशीतलन अवस्था में रहेगा। थोड़े समय बाद में ये जो बायां आलिंद है इसमें प्रकुंचन होता है। प्रकुंचन का मतलब सिकुड़ता है। तो जैसे ही ये सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है बायां आलिंद से कहां आ जाता है, बायां जो नीले है उसमें प्रवेश कर जाता है। जब बाएं नीले में रक्त भरेगा तो उस समय बायां नीले कौन सी अवस्था में रहेगा, अनुशीतलन या शीतलन अवस्था में रहेगा। अब थोड़े समय बाद में क्या होता है, ये जो बायां नीले है ये प्रकुंचित होता है, यानी कि सिकुड़ता है। और जैसे ही ये प्रकुंचित होता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो इस महाधमनी के द्वारा कहां भेज दिया जाएगा भाई, कहां भेज दिया जाएगा, शरीर में भेज दिया जाएगा। और शरीर के अंदर जाकर के ये जो महाधमनियां आगे चल करके धमनियों में बढ़ती है और धमनियां जो होती है आगे चल करके धमनिकाएं, और धमनिकाएं आगे चल करके केशिकाओं में बढ़ जाती है। तो यहां पर शरीर के अंदर ये मैं बना रहा हूं केशिकाएं, ठीक है। अब शरीर के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो तो कहां दे दी जाएगी, शरीर को दे दी जाएगी। और शरीर से क्या ले ली जाएगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लिया जाएगा। इसके बाद में जो सिराएं होती है, आप सभी को पता है कि जो केशिकाएं हैं दूसरी तरफ मिलकर के किसका निर्माण करेगी, सिराओं का निर्माण करेगी। तो जो सिराएं होती है वो सारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है उसको लेकर के आती है। तो देखो मैंने ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाह को दिखाने के लिए रेड कलर का उपयोग किया है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दर्शाने के लिए मैं ब्लू कलर काम में ले लेता हूं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, ये यहां से आ रहा है महाधमनी के द्वारा, और महाधमनी के द्वारा आकर के किसमें आ जाएगा, आपका जो दायां आलिंद है उसमें आकर के ये इकट्ठा हो जाएगा। तो इस समय दायां आलिंद कौन सी अवस्था में रहेगा, अनुशीतलन अवस्था में रहेगा। भाई जैसे जैसे इसमें रक्त भरेगा तो ये फैलता जाएगा। थोड़े समय बाद में ये जो दायां आलिंद है ये प्रकुंचित होता है। जैसे ये प्रकुंचित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां आ जाएगा, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आएगा, और उस समय नीले कौन सी अवस्था में आ जाएगा, अनुशीतलन अवस्था में आ जाएगा। थोड़े समय बाद में ये जो दायां नीले है ये प्रकुंचित होता है। प्रकुंचित होते ही इस नली के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाएगा, कहां जाएगा भाई, फेफड़ों के चारों तरफ फैला जो केशिकाओं का जाल है वहां पर ये चला जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये रक्त कहां चला जाएगा, फेफड़ों के चारों तरफ फैले केशिकाओं के जाल के अंदर ये चला जाएगा रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों में छोड़ दी जाएगी, यहां से ऑक्सीजन ले ली जाएगी। फिर ये ऑक्सीजन युक्त रक्त इधर से आएगा फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा, और कहां आ जाएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाएगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त
महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से फिर ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों के चारों तरफ फैले केशिकाओं के जाल में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो हृदय होता है ये बार बार धड़कता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ये फेफड़ों में पंप करता है, और ये क्रिया बार बार चलती रहती है। कितने बच्चों को तो मेरी बात समझ में आ रही, कितने को नहीं है ये बताओ मुझे। आ गई सर। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। चलो भाई, अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। सर ये बनाइए वो चित्र, हाँ चित्र ये बनाए वो आप बनाए थे मेरी जो। बात सुनो, वो तो हृदय की संरचना थी केवल, जिसमें हमने केवल हृदय को दिखाया था, और ये हृदय की कार्य प्रणाली को अपन समझा रहे हैं, जिसमें फेफड़े भी दिखाने होंगे, शरीर भी दिखाना होगा, और जो नलियां इसमें काम आ रही है वो भी आपको दिखानी होगी, है ना। वैसे एक डायग्राम में आपको आरेख के रूप में ग्रुप पर डाल दूंगा समझने के लिए। तो वो आरेख है, उसमें क्या करते हैं अपन हृदय को 4 डिब्बों की सहायता से दिखा देते हैं, केवल एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में 4 कॉलम बना देते हैं अपन। तो उसको भी आप देख लेना एक बार। पहले मैं आपको एक बार और इसको समझाना चाह रहा हूं, समझो बात को ध्यान से। वास्तव में यहां पर होता क्या है कि दोनों आलिंद जो होते हैं वो एक साथ प्रकुंचित होते हैं और एक साथ ही शीतलन अवस्था में आते हैं लगभग। ठीक इसी प्रकार से दोनों नीले जो होते हैं एक साथ शीतलन अवस्था में रहते हैं और लगभग एक साथ ही प्रकुंचित होते हैं। तो देखो अपन दोनों जगह से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। इधर से तो अपन ये कहेंगे कि फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में लाया जाता है तथा महाशिरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं आलिंद में लाया जाता है। इस समय दोनों आलिंद शीतलन अवस्था में रहते हैं। इधर तो आकर के ऑक्सीजन युक्त रक्त भर गया और इधर आकर के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भर गया। ठीक है, फिर आगे की स्टेप में अपन बताएंगे कि थोड़े समय के बाद में दोनों आलिंद प्रकुंचित होते हैं, जिससे बाएं आलिंद के प्रकुंचन से तो ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं नीले में आ जाता है तथा दाएं आलिंद के प्रकुंचन से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं नीले में आ जाता है। इस समय दोनों नीले शीतलित अवस्था में रहते हैं। फिर अगली स्टेप में अपन बताएंगे कुछ समय बाद दोनों नीले प्रकुंचित होते हैं। फिर आगे अपन बताएंगे कि बाएं नीले के प्रकुंचन से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर में चला जाता है। महाधमनी आगे चल करके धमनियों में, धमनियां आगे चल करके धमनिकाओं में, और धमनिकाएं आगे चल करके केशिकाओं में बट जाता है। ठीक है, ऐसे ही इधर अपन बताएंगे कि दाएं नीले के प्रकुंचन से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों के चारों तरफ फैले केशिकाओं के जाल में चला जाता। फिर अगली स्टेप में आप बताओ कि शरीर में केशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन तो शरीर की कोशिकाओं को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाती है, और इसी प्रकार फेफड़ों के चारों ओर फैले केशिकाओं के जाल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों में छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन गैस ले ली जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या होती है, बार बार चलती रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हृदय चक्र। क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? हृदय चक्र। हृदय चक्र का मतलब है कि रक्त फेफड़ों से चले, कहां से चले? फेफड़ों से चले और वापस लौट करके फेफड़ों में ही आ जाए, उसे हम बोलते हैं एक हृदय चक्र। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक हृदय चक्र में रक्त कितनी बार हृदय में आता है? रक्त फेफड़ों से चल करके वापस जब फेफड़ों में आता है तो वो कितनी बार हृदय में जाकर के आता है, ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। कितनी बार आता है? 1 मिनट में 16 से 18 बार। ये तो श्वसन दर बता रहे हो आप। 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 16 से 18 बार या 16 से 20 बार सांस ले लेता है, वो तो श्वसन दर बताई आपने। मैं ये पूछ रहा हूं 2 बार।
कैसे समझा सकते हो भाई? एक बार तो ये ऑक्सीजन लेकर के आया था, कब आया था? हृदय के बाएं भाग में आया था ये एक बार तो, फिर ये शरीर में चला गया और शरीर में जाने के बाद में फिर वापस लौट करके कहाँ आया? ये हृदय में आया, लेकिन हृदय के कौन से भाग में आया? दाएं भाग में। तो शुद्ध होने के बाद में या ऑक्सीजन युक्त होने के बाद में तो ये हृदय के बाएं भाग में आया, फिर यहां से ये शरीर में चला गया, शरीर से ये वापस हृदय के दाएं भाग में आ गया, और दाएं भाग में आने के बाद में फिर फेफड़ों में आया है। तो देखो फेफड़ों से जब चला तो हृदय में गया, फिर शरीर में चला गया, फिर हृदय में आ गया, फिर वापस फेफड़ों में गया। यानी कि एक हृदय चक्र में रक्त कितनी बार हृदय में आ रहा है? 2 बार हृदय में आ रहा है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दोहरा परिसंचरण। हाँ, दोहरा परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। परिसंचरण तंत्र या द्विवी परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेशन सिस्टम, इसको क्या किया जाता? बोला जाता है। हाँ जी भाई बोलो, कोई समस्या हो तो? अब नहीं है किसी को कोई भी समस्या? नहीं सर। बहुत बढ़िया, चलो भाई अब बताओ। वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय तक लाती है, क्या कहलाती है? शिराएं। शिराएं। तो ये जो फुफ्फुसीय शिरा है, ये फेफड़ों से रक्त को कहां ला रही है? हृदय में ला रही है। अन्य अंगों से हृदय में ला रही है तो क्या है? शिराई है। लेकिन कौन सा रक्त लेकर के आई है भैया? ये ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो अपवाद है कि नहीं है ये? यदि हम शिरा की परिभाषा की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय तक लाती है वो शिरा कहलाती है। तो उस परिभाषा के अनुसार ये शिरा है, लेकिन ये फेफड़ों से आती है, इसलिए ये कौन सा रक्त लेकर के आती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के आती है। तो इसलिए ये अपवाद बना हुआ है अब तक। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, दूसरी चीज देखो, वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जाती, क्या कहलाती है? धमनियां। धमनी कहलाती है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी है भाई। ये फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है? रक्त को हृदय से कहां लेकर के जा रही है? फेफड़ों के पास में लेकर के जा रही है। अब फेफड़ों के पास में तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ही जाएगा, ताकि वहां पर उसको क्या किया जा सके? शुद्ध किया जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में छोड़ी जा सके और वहां से ऑक्सीजन गैस क्या की जा सके? ली जा सके। तो ये जो फुफ्फुसीय धमनी परिभाषा के अनुसार सही है, धमनी है, क्योंकि हमने ये कहा है कि वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जाती है वो क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी कौन सा रक्त लेकर के जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के जाती है। तो ये भी क्या है? यहाँ पर अपवाद है कि नहीं? अच्छा भाई, इधर आ जाओ महाशिरा की ओर। ये महाशिरा रही आपकी, ये वाली महाशिरा। तो ये देखो, सारे शरीर से रक्त को लेकर के कहां आ रही है? हृदय में आ रही है। तो अन्य अंगों से हृदय में ला रही है तो सिराई मानी जाएगी। और ये है आपकी महाधमनी। ये हृदय से रक्त को कहां लेकर के जा रही है? शरीर के बाकी अंगों तक लेकर के जा रही है। तो हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जा रही है तो क्या मानी जाएगी? धमनी ही मानी जाएगी। हाँ, देखो फेफड़े को अपन फुफ्फुस भी कहते हैं, इसलिए हृदय और फेफड़ों के बीच की जो सिरा है उसका नाम क्या रख दिया हमने? फुफ्फुसीय सिरा नाम रख दिया। और इसी तरीके से हृदय और फेफड़ों के बीच की जो धमनी है उसको क्या नाम रख दिया हमने? फुफ्फुसीय धमनी नाम रख दिया। तो आपको यह भी क्लियर हो गया होगा भाई ये अपवाद क्यों बन रखी है यहाँ पर। यस सर। बोलो, सर। क्लियर है सर। बात? चलो अब यस सर। दोबारा यस सर। समझ लो। पहले तो आपको हृदय की जो अनुप्रस्थ काट है उसका नामांकित चित्र आना चाहिए, जो मैं आपको कल सिखा चुका हूं, है ना। हृदय की संरचना का वर्णन आपको करना आना चाहिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप ये कहो कि मानव का जो हृदय होता है वो हमारी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। मैंने बताया था आपको बाईं ओर क्यों स्थित है ये भाई। फेफड़े जो होते हैं उनके बीच में स्थित है ये कौन? हृदय। दिख रहा है आपको?
हाँ, अब देख लो इसको एक बार। ये दोनों तो फेफड़े हैं यहां पर, ये खांचे तो, और इनके बीच में यहां पर ये क्या स्थित है, कौन स्थित है भाई? हृदय। हृदय स्थित है। तो हमारे जो फेफड़े हैं ना वो कुछ इस तरीके से हैं कि इधर का जो फेफड़ा होता है ना, इधर का, ये थोड़ा बड़ा होता है, दाईं तरफ का फेफड़ा, और बाईं तरफ का जो फेफड़ा है ये थोड़ा सा छोटा रहता है। तो वैसे ये दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है, लेकिन थोड़ा सा किस ओर खिसका हुआ रहता है, ये बाईं ओर खिसका हुआ रहता है, क्योंकि बायां फेफड़ा हमारा छोटा होता है और दायां फेफड़ा कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा किस ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। तो आपको पहली लाइन यही लिखनी है कि हृदय हमारी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, और इसका जो आकार है वो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी अपन बंद मुट्ठी कर लेते हैं ना, लगभग इतना हमारा हृदय का क्या होता है, आकार होता है, इतनी बड़ी साइज का ये होता है। क्लियर है बात, है ना? यस सर। फिर आगे आप ये बताएंगे कि जो हृदय होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। इसके लिए हमारा हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, जिन्हें क्रमशः दायां आलिंद, बायां आलिंद व दायां नीले और बायां नीले कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह दो कि ऊपर के दोनों कोष्ठों को दायां आलिंद व बायां आलिंद कहते हैं, और नीचे के दोनों कोष्ठों को दायां नीले और बायां नीले कहते हैं। ठीक है। फिर आगे आप बताएंगे कि दोनों जो आलिंद है उनके बीच में एक पट्ट पाया जाता है, जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दोनों नीलियों के मध्य भी एक पट्ट पाया जाता है, जिसे अंतर नीले पट्ट कहा जाता है। फिर आगे आप ये बात कह दो कि नीलियों की जो दीवार होती है वो आलिंद की अपेक्षा मोटी होती है, क्योंकि आलिंद केवल नीले में रक्त पंप करते हैं, जबकि नीले फेफड़ों में या सारे शरीर में रक्त पंप करते हैं, तो इनको जोर ज्यादा आता है, इसलिए इनकी मोटाई कैसी होती है, इनकी दीवारों की मोटाई ज्यादा होती है। और चित्र में आप ये 4 नलियां दिखाओगे और चारों नलियों के नाम भी आपको लिखना है। भले ही आप इन नलियों के बारे में कुछ वर्णन मत करो, लेकिन जो नलियां हैं इनको आपको दिखाना है और इनके नाम चित्र में दिखाना है। फिर हमने पढ़ा क्या, हृदय की कार्य प्रणाली या पूरा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी कार्य प्रणाली। तो इसके लिए हमने कहा कि हृदय जो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, और ये क्रिया हृदय के कोष्ठों में क्रमशः प्रकुंचन और शीतलन के द्वारा संपन्न होती है। फिर हमने आगे समझाया भाई कि जो महाशिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को तो दाएं आलिंद में लाती है, और इधर से फुफ्फुसीय शिरा जो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। इस समय दोनों आलिंद शीतलन या अनुशीतलन अवस्था में रहते हैं। थोड़े समय बाद में दोनों आलिंद जो होते हैं प्रकुंचित होते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त तो बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। इस समय दोनों जो नीले हैं वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, शीतलन अवस्था में रहते हैं। थोड़े समय बाद में दोनों जो नीले हैं ये प्रकुंचित होते हैं। प्रकुंचित होने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो महाधमनी के द्वारा सारे शरीर में वितरित कर दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों के चारों तरफ फैले केशिकाओं के जाल में भेज दिया जाता है। शरीर में केशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाती है। इसी प्रकार से फेफड़ों के चारों तरफ फैले केशिकाओं की जाल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों में छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन वहां से ले ली जाती है। फिर आगे हमने कहा कि हमारा जो एक हृदय चक्र का मतलब रक्त फेफड़ों से चल करके वापस फेफड़े में आ जाए। तो एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। देखो एक बार तो रक्त जो होता है ऑक्सीजन युक्त होकर के हृदय के केवल बाएं भाग में आता है, और दूसरी बार जो रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होकर के हृदय के दाएं भाग में आता है। तो ये भी आप याद रखना, हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त ही आता है, और हृदय का जो दायां भाग होता है इसमें कौन सा रक्त आता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ही आता है। कुछ और जीवों की आगे अपन बात कर लेते हैं अब। कर लें भाई बात। देखो आपने स्तनधारियों का नाम सुना है,
यस सर। स्तनधारी और पक्षी वर्ग, इन दोनों का नाम सुन रखा आपने? इन यस सर। दोनों में हदे चार कोष्ठी होता है। कैसा होता है? चार कोष्ठी है। तो इन दोनों प्रकार के जीवों में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अलग अलग रखा जाता है। और ये जीव क्या करते हैं भाई, अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं या एक समान बनाए रखते हैं, इसलिए इन जीवों को समतापी जीव कहते हैं। कौन से जीव कहते हैं? समतापी जीव। मनुष्य कौन सा जीव है? स्तनधारी होता है मनुष्य भी। अब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? सर्दियों के मौसम में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है बताइए? क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। 30 से आप 32 जवाब डिग्री क्यों नहीं- सेल्सियस। कितने? 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। चाहे गर्मी आए चाहे सर्दी आए, हमारा शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है। आपने महसूस किया होगा कि सर्दियों में हम जो खाना खाते हैं उसकी मात्रा कुछ बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो श्वसन की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों को ज्यादा काम में लेता है ताकि शरीर का तापमान एक समान बनाए रख सके। तो जितने भी स्तनधारी और पक्षी है ये समतापी जीव है, ये अपने शरीर का तापमान हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। तो शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने के लिए इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज्यादा ऊर्जा जब ही मिलेगी जब ऑक्सीजन ठीक प्रकार से पहुंचे। तो इसलिए इन जीवों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को अलग रखा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या किया जाता है? अलग रखा जाता है। तो आप ये याद रखना, स्तनधारी और पक्षी वर्ग जो होते हैं इनमें चार कोष्ठीय हृदय होता है, और ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं? अलग अलग रखते हैं। इसके बाद में अपन बात करें एक तो सरीसृप की। सरीसृप जानते हो किसको कहते हैं? रेप्टाइल्स, रेंग करके चलने वाले जीव जैसे सांप, चिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप हैं। और उभयचर या जल स्थल चर में लिख देता हूं, जल स्थल चर। जल स्थल चर का मतलब समझ गया नहीं? जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेंढक हुआ, सेलामेंडर हुआ। तो इन जीवों में हदे तीन कोष्ठी होता है भाई। कितने कोष्ठी होता है? तीन कोष्ठी है। दो तो इनमें आलिंद होता है और एक नीले होता है। तो यहां तो ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा और इधर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा। लेकिन बाद में ये दोनों ही आलिंद क्या करते हैं? एक ही नीले में इस रक्त को पंप कर देते, तो यहां पर ये रक्त क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब इसका आधा रक्त तो ये भेज देते हैं शरीर के अंदर, और इसका आधा रक्त कहां भेज देते हैं? जो फेफड़े हैं या इनके और जो श्वसन अंग है उनके अंदर ये भेज देते हैं। तो ये जो जीव है सरीसृप और जल स्थलचर, ये कुछ हद तक CO2 और O2 युक्त रक्त का मिलना सहन कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जीव कुछ हद तक अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रख पाते हैं। यदि शरीर का तापमान, मान लीजिए मौसम ऐसा आ गया कि इनका शरीर उसको सहन नहीं कर सकता, तो ये वहां से या तो पलायन कर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं उस कंडीशन में। ये जैसे मेंढक को आपने देखा है? मेंढक, बारिश के मौसम में मेंढक देखा आपने? यस सर। कहाँ देखा है? सर कहीं भी जहां देख गर्म, लेते हैं मेंढक का क्या है। अच्छा। लेकिन आप ये देखोगे कि बारिश के मौसम में मेंढकों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है, और सर्दी या गर्मी के मौसम में मेंढकों की संख्या अचानक से कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या कारण है उसके पीछे? देखो, मेंढक क्या करता है सर्दी के मौसम में और गर्मियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में ग्रीष्म निष्क्रियता ले लेता है और सर्दियों के मौसम में शीत निष्क्रियता ले लेता है। जैसे साधु महात्मा समाधि लेते हैं ना, ठीक उस तरीके से ये समाधि ले लेता गहरे कीचड़ में जाकर के। तो गहरे कीचड़ में इस मौसम का प्रभाव जाता नहीं है और ये अपना वहां पर टाइम पास कर लेता है। जब मौसम अनुकूल होता है तो वहां से ये वापस बाहर निकल करके
आ जाता है। तो इस तरीके के जो जीव होते हैं कुछ हद तक O2 और CO2 युक्त रक्त का मिलना सहन कर लेते हैं, लेकिन जब स्थितियां प्रतिकूल ज्यादा हो जाए तो ये उस स्थान को छोड़ देंगे या ग्रीष्म या शीत निष्क्रियता जैसे क्रियाएं काम में लेंगे। इसके बाद में अपन बात करें पीसीज वर्ग की। कौन सा वर्ग? बोलो भाई। पीसीज वर्ग। पीसीज का मतलब समझ गए? सर कल पढ़ेंगे अब। बस थोड़ा सा और रह गया, ये लास्ट है। मछली। तो मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है भाई, केवल कितना कोष्ठीय? 2 कोष्ठीय हृदय होता है। तो ये क्या करते हैं, रक्त को पहले तो क्लोम में भेजते हैं। कहां भेजते हैं? क्लोम में। तो क्लोम से रक्त में ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां चली जाती है? रक्त में, सॉरी, क्लोम में चली जाती है। अब यहां से इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये सीधा कहां भेजते हैं? शरीर में भेज देते हैं। और शरीर से भी रक्त वापस कहां आ जाता है? हृदय में आता है। तो इनके एक हृदय चक्र में रक्त कितनी बार हृदय में आएगा? एक बार। एक बार ही आएगा सर। हाँ, तो इसका ये ध्यान रखना भाई, जो मछली है, स्पीसीज है, इनके एक हृदय चक्र में रक्त केवल एक ही बार हृदय में आता है। बाकी अपन ने अभी और उदाहरण देखे ना, जिसमें 3 कोष्ठीय हृदय था, 4 कोष्ठीय हृदय था, उनमें एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार हृदय में आता है। लेकिन इन मछलियों में एक हृदय चक्र में रक्त केवल एक ही बार हृदय में आता है। 3 छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख लेना, पूछी जा सकती है भाई किसमें कितने कोष्ठीय हृदय होता है। सर ठीक, कोई सरीसृपों में समस्या? इन सरीसृपों में इनमें भी 2 बार है। हाँ, फेफड़ों में गया ना, यहाँ से रक्त फेफड़ों से वापस इधर जाएगा, है ना? शरीर में है ना, शरीर से वापस इधर आएगा। तो आ तो वही रहा है, ऐसे कैसे? ऐसे गया, फिर ऐसे फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों से ऐसे आ रहा है, ऐसे शरीर में चला गया, शरीर से फिर वापस हृदय में आया। तो इनमें तो 2 बार ही जाता है। बस फर्क ये है कि इनमें एक ही आलिन से काम चला रहे हैं। तो आधा तो इधर फेफड़ों में भेज देते हैं, आधा शरीर में भेज देते हैं, मिला हुआ जो रखता है। ठीक है भाई, ठीक है बंद करें सर। आज की क्लास। बहुत बढ़िया। अरे गुरु जी ताक गया सर। स्कूल ना खुला ना बढ़िया रहो। नहीं खुलेगी स्कूल। और रब बार मर गया मैं तो।